अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन बराए मेहरबानी पाकिस्तान के ट्विटर से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें। पटवारी बावले हो गए हैं, गालियां दिलवा रहे हैं, लिटरली हर जगह पर जा रहे हैं। नाज़रीन जब तक गालियां ना दी जाएं, ये पटवारी नाज़रीन इनकी दिन का या सुबह का आगाज नहीं होता। अभी एक पटवारी का भी सूत्रा निकाला अनीक नाजी साहब ने। देखिए, पटवारी में हरगिज किसी पार्टी के जो कारकुन है उनके बारे में ये जुबान इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि पटवारी एक खास किस्म की ज़हनियत है। ये नाज़रीन जुल्म को जस्टिफाई करते हैं, ये आइन के कत्लेआम को जस्टिफाई करते हैं, ये जुडिशरी के कोलैप्स को जस्टिफाई करते हैं। अवाम का, लोगों का जो खून बहाया जाता है, ये उसके साथ जाकर, ये जालिम के साथ नाज़रीन खड़ी होने वाली एक खास किस्म का एक दिमागी संतुलन खोने वाले दरिंदे हैं जो कि ऐसे मौजूद होते हैं। अभी ऐसा ही एक दरिंदा है नाज़रीन, सरकारी टेलीविजन पर बैठा हुआ है, लेकिन ठीक ठाक उसका सूत्रा, बल्कि रेट लगाया है। दैट्स सैड, लेकिन बहरहाल वो आपके सामने रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन पहली दफा मोदी की नकल किया। उसने कहा कि जनाब ये देखने में ठीक लगता है, लेकिन बुढ़ा अंदर से पागल है, ये अंदर से कोई और है। तो यही बात हम भी एक लंबे टाइम से कर रहे हैं कि ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये फैशिस्ट है, ये खौफनाक किस्म का फैशिस्ट है। अच्छा, फैशिस्ट सिर्फ नाज़रीन मोदी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी चंद एक शख्सियात हैं नाज़रीन जो फैशिस्ट हैं, जो खौफनाक ज़हनियत रखते हैं, जो वाक़तन जिन्हें एक साइकोलॉजिस्ट की या साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत है, जिन्हें दिमागी ट्रीटमेंट की, मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो भी आपके सामने रखते हैं। अच्छा, ट्रंप ने नाज़रीन फील्ड मार्शल की अगेन तारीफ की है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की भी तारीफ की है, ये भी आपके सामने रखते हैं। और अगेन सोहेल खान अफरीदी ने पेशावर बार से खिताब करके कुछ अहम तरीन गुफ्तगू की है कि भाई ये आग सबके घर तक पहुंचेगी, ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जबरदस्त किस्म की खबर नाज़रीन आ गई है, और डॉन अखबार के अंदर आज ये खबर आई है। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक पंजाब में एनसीसीआईए, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बजाय एक अलग एजेंसी बनाई जाएगी। यानी पंजाब में मरीम साहब ये फैसला कर रही हैं कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, आवाजों को बंद करने के लिए, यानी हमारी लिटर परेड करने के लिए एनसीसीआईए पहले जो एक इदारा बनाया गया, एफआईए में से अलग करके एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया गया। जब उन्होंने कपला किया नाज़रीन, 8-10 करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली और पूरे का पूरा इदारा कोलैप्स हो गया। दिमक की तरह नाज़रीन निजाम इंसाफ को या इन्वेस्टिगेशन को या क्राइम को कंट्रोल करने वाला ये इदारा दिमक की तरह पूरे के पूरे ढांचे को, निजाम इंसाफ के ढांचे को नाज़रीन ये चाट गया, ये निकल गया, खा गया। अपनी धमड़ियां और अपने पैसे इन्होंने बनाए। 10 करोड़ रुपया रिश्वत ली नाज़रीन, चंद महीनों में 10 करोड़ रुपया रिश्वत, और खुद मान रहे हैं कि हमने इतना बड़ा पैसा बनाया है। मरीम साहब अब इसके अलावा एक नई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, एक नई एजेंसी खड़ी कर रही है, और नई एजेंसी का काम यह होगा कि सिर्फ लिटर प्रेरणा, लिटर पाकिस्तान में जो बोलने वाली आवाज है उसकी जुबानें काट दो, उसे उधेड़ दो, उसे गर्क कर दो, उसकी जिंदगी नर्क बना दो, जहन्नुम बना दो उसकी जिंदगी को। नाज़रीन ये जो ताकत का इस्तेमाल है और जो मरीम साहबा कर रही है ना मासूद के साथ, ये एक ज़हनी मर्ज है, ये एक मेंटल इलनेस है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और ये परेशान नहीं होना चाहिए नाज़रीन। इसे एड्रेस किया जा सकता है, इसका हल निकाला जा सकता है, इसकी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। अब यकीन माने, चूंकि अगर आप चले, आप वोट नहीं भी लेकर आए हुए, किसी ने आपको लाकर भी बिठाया हुआ, स्टिल आप जब सिविलियन होते हैं या आम लोग होते हैं, आम एक शहरी होते हैं, और आप एक लेगेसी को कैरी करते हैं कि जनाब हमारी एक पॉलिटिकल लेगेसी है, जैसी भी है पर पॉलिटिकल हमारी एक लेगेसी, और मेरा चाचा, कजन, हम सब एक सियासी खानदान है, तो फिर वो नाज़रीन इंतकाम की तरफ या लोगों की चमड़ियां उधेड़ने की तरफ नहीं जाते। ये नाज़रीन काम या तो डिक्टेटर्स करते हैं, या फैशिस्ट किस्म के लोग करते हैं, या फैशिस्ट मेंटालिटी नाज़रीन करती है। तो मरीम साहबा एक नई एजेंसी बनाने जा रही है, और उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद न्यूट्रलाइज करना, आवाजों को खत्म कर देना, कब्रिस्तान बना देना, सोशल मीडिया को अवाम के लिए, लोगों के लिए जहन्नुम बना देना, और सोशल मीडिया को कंट्रोल करना और मैनेज करना। और ये खबर के अंदर ये भी लिखा गया है कि मरीम साहबा खुश नहीं है कि एनसीसीआईए ने की कारकर्दगी से नाखुश हैं कि जनाब उन्होंने पंजाब के अंदर फौरी तौर पर कार्रवाइयां क्यों नहीं की, इसलिए वो अपनी एजेंसी बनाने का फैसला कर रही हैं। इस हवाले से वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत एक इजलास में फैसला हुआ कि पंजाब में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए साइबर क्राइम विंग बनाया जाएगा। डॉन के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि एनसीसीआईए में पंजाब की शिकायत को निपटाने में काफी वक्त लग गया था, लिहाजा एक नई एजेंसी बनाई जाएगी ताकि दोबारा से लोगों को मजीद स्क्रू टाइट किया जाए, मजीद फेरा जाए, झाड़ू फेरा जाए, यानी कि मजीद मलियामेट किया जाए। तो ये चीज इनकी ये भी अगेन शो करवा रही है कि डेस्परेशन है, इनकी जो ताकत का जोम था, ताकत का जो नशा था, ये जो महसूस किया जा रहा था कि हम बदमाश, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुचल सकते हैं लोगों को, तो ये नहीं कुचल सके। इसीलिए कभी एक एजेंसी वो माल बनाती है, धमड़ी बनाती है, दूसरी एजेंसी, तीसरी एजेंसी, एक कानून, दूसरा कानून, तीसरा कानून। तो ताकत नाज़रीन कभी भी दलील नहीं होती, ताकत कभी भी कंक्लूजन नहीं होता, ताकत कभी भी फैसला नहीं होता। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे ये ताकत वापस रिएक्ट करेगी, और बदकिस्मती है नाज़रीन कि यही नून लीग के लोग, यही मरीम साहबा, यही पॉलिटिकल पार्टी इसकी जद में आएगी, खौफनाक जद में आएगी, और ये खुद नुकसान उठाएंगे। और आप याद रखिएगा,
5 سالوں بعد, 2 سالوں بعد, 1 سال بعد, 10 سالوں بعد یہ چیخیں گے, اور یہ اتنی چیخیں ماریں گے کہ مارس تک ان کی چیخیں جائیں گی, اور یہ صرف ہاتھ جوڑیں گے کہ ہمیں کپڑے پہننے دے دیں, اور شاید ان کے لیے اس وقت یہ بھی مشکل ہو جائے کہ کپڑے پہننے نہیں ہیں, کیونکہ جس لیول تک یہ ظلم کو لے کر جا رہے ہیں, زیادتیوں کو لے کر جا رہے ہیں ناظرین, یہ آنے والے ٹائم میں یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہمیشہ ناظرین وہ ریپیٹ ہوتی ہیں چیزیں اس ملک کے اندر. 78 سالوں سے ایک دفعہ ظلم کیا گیا, ایک نے کیا, دوسرا پھر آیا, اس نے پھر کیا, وہ ریپیٹ ہوتا 78 سالوں تک ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ایک اور ناظرین لطیفہ ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے, شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی ہے. شہباز شریف صاحب ناظرین یہ کہتے ہیں, میں چھوٹا تھا, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, والد نے محنت جاری رکھی, 18 ماہ میں 6 فیکٹریاں بنا لی ہیں. والد نے محنت جاری رکھی, 18 ماہ میں 6 فیکٹریاں. اچھا ناظرین, 18 ماہ میں 6 فیکٹریاں تبھی بن سکتی ہیں جب وہ سون پری انڈیا کے اندر, ہم بچپن تھے, وہ ڈرامہ تھا, سونا آنٹی تھی سون پری, تو وہ سون پری وہ ایسے کوئی جادو کی چھڑی مارتی تھی تو کچھ ہو جاتا. تو سہیل یہ جو محترم شہباز شریف صاحب ہے, یہ بچپن میں یا تو ان کی دوست سون پری تھی کہ اس نے کوئی جادو کی چھڑی چلائی اور 18 ماہ میں 6 فیکٹریاں بن گئی. اس کے علاوہ ناظرین یا تو آپ ایلن ماسک کی اولاد ہوں, آپ بل گیٹس کی اولاد ہوں, آپ ٹرمپ کے رشتہ دار ہوں, تو اور کوئی حل نہیں ہے کہ 18 ماہ میں آپ 6 فیکٹریاں بنا لیں, یا پھر کون سا یعنی آپ مجھے سوچیں نا, 18 ماہ میں 6 فیکٹریاں کیسے؟ فیکٹری یعنی چھوٹی موٹی بھی لگائیں بھائی, آپ کو لاجسٹکس چاہیے, آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے, آپ کو مال چاہیے, آپ کو ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. لیکن شہباز صاحب کہتے ہیں کہ 18 ماہ میں جناب ہم نے 6 فیکٹریاں بنیادی طور پر کھڑی کر دی تھی, اور یہ 6 فیکٹریاں بن گئی تھی. ایک بہت ہی پریشان کن خبر ناظرین, یہ پاکستان کے پرومیننٹ انگریزی اخبار ڈان اخبار کے اندر جا چھپی ہوئی ہے, اور وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ جناب افغانستان کی جو طالبان گورنمنٹ ہے یہ کوئی اور ہی ہیں, یہ وہ طالبان نہیں ہیں جن کے بارے میں ہم ماضی میں بات چیت کرتے رہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 4 دن ہو گئے نیگوشیٹ کرتے ہوئے, ترکی نے اور ملائیشیا نے پورا زور لگا دیا, 4-5 راؤنڈ ہو گئے بات چیت کرتے ہوئے, گفتگو کرتے ہوئے, لیکن جو میکینزم بنانا ہے یعنی ویریفائیبل انفارمیشن کے لیے یا ویریفائی ایکشنز کے لیے. دیکھیں پاکستان کا مدعا کیا ہے, پاکستان کا مدعا یہ ہے کہ ہم ٹھیک ہے افغانستان کے اندر آ کر اسٹرائک نہیں کریں گے, لیکن وہاں سے ٹی ٹی پی آپریٹ کر رہی ہے, اور پاکستان نے انہیں ثبوت دیے ہیں, ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کی موجودگی کے, ان کی کمیونیکیشن کے, ان کی کالز کے, ان کی پریزنس کے ثبوت دیے ہیں کہ جناب یہ لیڈر اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, ابھی یہاں پر موجود ہیں, ابھی وہاں پر موجود ہیں. لہذا آپ چلیں ہم اسٹرائک نہیں کرتے, آپ کوئی ایک ایسا میکینزم بنا دیں کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف جو کارروائی کریں گے یعنی ہم اسے ویریفائی کر سکیں, اور اس کے اندر سے پاکستان کو نہیں ترکی کو شامل کیا جائے, ملائیشیا کو اس کے اندر جو قطر ہے اسے اس کے اندر شامل کیا جائے, تاکہ کوئی میکینزم ہو, تاکہ دیکھا جائے کہ واقعتاً آپ کارروائی کر رہے ہیں, یا پھر ہم جو آپ کو انٹیل دیں گے, انٹیلیجنس انفارمیشن دیں گے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کارروائی کریں. تو یہ میکینزم بنیادی طور پر بننا تھا. اب طالبان وہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار پیچھے جا کر قندھار میں بات چیت کرتے ہیں, خوست میں بات چیت کرتے ہیں, کابل میں بات چیت کرتے ہیں, وہ ایک نئی لائن دے دیتے ہیں. دس کلیئرلی شوز کہ ناظرین یہ جو ان کی جو داڑھی ہے اس کے اندر نہ صرف تنکا ہے, بلکہ یہ پوری کی پوری دال کالی نہیں ہے, دیگچا ہی کالا ہے, پورے کا پورا دیگچا کالا ہے. لہذا طالبان کے ساتھ جو مذاکرات ناظرین دوحہ میں ہوئے ہیں یا پھر استنبول میں ہو رہے ہیں, یہ اس میں سے کوئی رزلٹ نہیں نکلنے والا, اور یہ خوفناک قسم کا پھینٹا افغانیوں کو لگنے والا ہے, اور یہ کوئی سولوشن کی طرف نہیں جانا چاہ رہے. لہذا یہ بھی اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ یہ فل آن بھارتی پراکسی کے طور پر افغان گورنمنٹ اس وقت کام کر رہی ہے, ان سے پیسے لے رہی ہے, ان سے سپورٹ لے رہی ہے. ان کا میڈیا یعنی بھارتی میڈیا اس وقت فل آن کوریج افغانیوں کو دے رہا ہے, اور افغانستان کے اندر موجود بھارتی پراکسی دہشت گرد تنظیموں کو دے رہا ہے. لہذا یہ بہت پریشان کن خبر ہے ناظرین کہ یہ فرنٹ کھلنے والا ہے. اور ظاہر ہے ناظرین ہم نے پاکستان کا ایک موقف جو ہے, ہم نے اس موقف کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے, اور ہم نے اسے ہی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. یہ بات ریئلٹی ہے ناظرین کہ آپ کے جتنے بھی اختلافات ہوں, اور بہت ساری چیزوں کے اوپر میرے بھی اختلافات ہیں, میں خواجہ آصف صاحب کو کریڈیبل ہی بندہ نہیں سمجھتا کہ جو جا کر نیگوشیٹ کرے, بٹ سٹل قطر موجود ہے, وہاں پر ترکی موجود ہے, ریلائبل مسلم سٹیٹس ہیں, پھر ہمارا ایک ڈیلیگیشن موجود ہے. 4 دن ہو گئے ہیں, 4 دنوں کے اندر ایک میکینزم کے اوپر آخر کیوں طالبان گورنمنٹ ناظرین اگری نہیں کر رہی, آخر کیوں یہ اس نقطے پر آ کر نہیں بیٹھ رہے. یعنی ہمارا ڈپلومیٹک فیلئر تو خیر ماضی کا ہے, یہ جب بلاول صاحب کو انٹرنشپ کے اوپر لایا گیا تھا, لیکن اب جب آپ ڈپلومیٹکلی بھی انگیج کر رہے ہیں, اس کے باوجود یہ جو طالبان کی نوسربازی ہے ناظرین, یہ ایک خوفناک ٹکراؤ کی طرف چیزیں جا رہی, اور یہ چیزیں ٹھیک نہیں. ناظرین ٹرمپ نے جو تعریفیں کی ہیں, اور ٹرمپ نے جو بھارت کو کہا ہے, میں وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں, آپ سنیں. یو ول انجوائے دس, یو ول انجوائے دس. یہ 1 منٹ 34 سیکنڈ کا, بٹ یو ول انجوائے دس. But, again, going back to the wars, it's so important. If you look at India and Pakistan, so I'm doing a trade deal with India, and I have great respect and love. As you know, for Prime Minister Modi, we have a great relationship. Likewise, the Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. And so I know them all.
And I'm reading that 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear nations, and they're really going at it. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. We're not going to do it. And then I called Pakistan. I said, we're not going to do trade with you because you're fighting with India. And, 2 nuclear nations. And they said, no, you should let us fight. They both said that. They're warring. They're strong people, I'll tell you what. Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He says, and he looks like you'd like to have your father. Like, he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. I said, whoa, this is the same man that I know. But after a little while, बहरहाल ये इसकी नकल भी कर रहा है. अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि ये ट्रम्प जिधर भी जा रहा है ये तारीफें कर रहा है पाकिस्तान की. नो डाउट फील्ड मार्शल साहब के बारे में बड़े अच्छे उसने अल्फाज इस्तेमाल किए कि जनाब ये बंदा फाइटर है और ये बंदा लड़ने वाला है. दैट्स व्हाई ही इज अ फील्ड मार्शल, और ये लड़ने वाली शख्सियत है. और कोई भी मुल्क यानी पाकिस्तान की तरफ देखेगा तो दिस गाय विल फाइट एंड फाइट हार्ड. शहबाज साहब की भी तारीफ की है, इसने मोदी की भी तारीफ की है. गुड फ्रेंड, बड़ा अच्छा दोस्त है, संगी है मेरा. ट्रेड डील मैंने कहा नहीं करूंगा, बहरहाल उसने कहा कि फाइट करूंगा, लेकिन 7 तैयारी मारेगी इंडिया के साथ तैयारी. नाज़रीन, ट्रम्प जो बार बार ये पाकिस्तान का नाम ले रहा है, ये एक सिग्नलिंग है, ये एक मैसेजिंग है, ये इतना सिंपल नहीं है. एक अमेरिकी सदर, नाज़रीन, बार बार सबको पता है कि इतना बड़ा रोल इसका नहीं था, या शायद एक थोड़ा सा मीडिएशन इसने चीजों के हवाले से की है, लेकिन इतना भी कोई नहीं था जितना ये बार बार बिल्कुल एक राग अलाप रहा है. ये नाज़रीन एक तरह की एक सिग्नलिंग भी कर रहा है जो अब नजर आ रहा है. चूंकि मैं खुद इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूं, लिहाजा ये जो गुफ्तगू है, बातचीत होती है, ये नॉर्मल नहीं है. ये एक सिग्नल कर रहा है और ये शायद बार बार रिपीट करके चाइना को बता रहा है कि जो हमारा बैलेंस है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, ये उस बैलेंस को कहीं ना कहीं पर नाज़रीन ये एक तरफ शिफ्ट कर रहा है. और ये बता रहा है कि जनाब मैं इनके कितना ज्यादा करीब हूं, मैं इनका कितना ज्यादा दोस्त हूं, चाहे वो फील्ड मार्शल साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, या चाहे पाकिस्तान हो, मैं बहुत ज्यादा करीब हूं. मैं देखें जी मसले का हल हूं, मैं सब कुछ सोल्यूशन हूं, मैं इनके लिए कुछ भी करवा सकता हूं, मैंने देखें ये करवा दिया है. तो ये जो बार बार बातचीत कर रहा है ये नॉर्मल नहीं है, ये एक अब नॉर्मल चीज है और ये एक सिग्नलिंग है. नाज़रीन, सोहेल खान अफरीदी साहब ने बातचीत की है ये पेशावर बार में, और वहां पर उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर ऐलान किया. उन्होंने कहा जो ये लोग ये समझ रहे हैं कि ये आग उनके घर तक नहीं जाएगी तो ये सब घरों को जला देगी, और ये आग इस तरह से नहीं बुझेगी, ये हर घर तक पहुंचेगी और ये हर घर को आग जलाएगी. लिहाजा अगर सब ने होश नहीं किया तो सारे मारे जाएंगे, चूंकि हर बंदे के घर तक ये आग पहुंचने वाली है. तो ये नाज़रीन बड़ा वाज़ेह है, सब नजर भी आ रहा है. साथ उन्होंने एक बड़ी अहम तरीन बातचीत की. उन्होंने कहा कि भाई हमने बंदूक नहीं उठानी, हमने रूल ऑफ लॉ को इंपोज करवाना है, हमने आइन और कानून की तरफ जाना है, और हमने हर सूरत इस बात को यकीनी बनाना है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में आइन की पाबंदी हो, पाकिस्तान में आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान में आइन प्रिवेल करे, और हम इस तरफ जाएंगे. अब नाज़रीन आखिर में मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं ये अनीक नाजी साहब है. अनीक नाजी साहब ने नजम अली खान, इस घटिया आदमी को, नाज़रीन ये इंतहाई को लिचड़ किस्म का आदमी, इसे पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन पर बिठाया गया हमारे पैसों से, लेकिन ये इतनी गंदी जुबान है नाज़रीन, गटर की जुबान इस्तेमाल करता है. मुझे यकीन है नजम अली खान, नाज़रीन इसके जो घर वाले हैं वो भी ये इसे देखकर उन्हें वो अपना मुंह नीचे कर लेते होंगे, या इनके घर वाले नाज़रीन से देखे ऐसे मुंह के आगे हाथ रख लेते होंगे. ये इतना ज्यादा गिरा हुआ और घटिया इंसान है नजम, ये अनीक नाजी साहब नाज़रीन इंतहाई मोतबर शख्सियत, पाकिस्तान के तजियाकार हैं. उनके वालिद साहब के ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर के जनाब ये टुन होते हैं, पी कर मेरे पास आते थे और आपके वालिद साहब पी कर मेरे पास आया करते थे. अनीक नाजी साहब लिखते हैं, बहुत सब्र किया, बहुत खामोश रहा, ब्लॉक कर दिया, मगर गुजारा नहीं हो रहा. तू तराख के तुम काबिल नहीं हो, क्योंकि ये लहजा सिर्फ करीबी दोस्तों के लिए होता है, जैसे मेरे लिए हसन नवाज शरीफ हैं या फिर उसके लोग. कब्रों पर थूकने वाले जानवर. तुम्हारी आज तक की मां या बहन मरियम नवाज शरीफ ने मेरा नंबर मुझसे खुद मांगा था और खुद राब्ता किया था, मैंने इससे कभी नंबर नहीं मांगा था. बाकी क्या हुआ क्या नहीं, ये तुम्हारी औकात से बहुत ऊंचा है. कब्रों की मट्टी चेहरे पर मलने वाले नौकर, मेरे वालिद मोहतरम मरहूम जो दुनिया में अब नहीं है, इस पर ताना मारता है कि वो शाम को किस हालत में तुम्हारे प्रोग्राम में आते थे. किस हालत में? इन्होंने कहा था कि इनके जो वालिद जो मरहूम है पीकर टुन होकर आते थे प्रोग्राम में. अगर मैं जवाब दूं कि मेरे वालिद मरहूम की बहुत सी शामें ऐसी थी जिनका हिसाब मैंने सारी जिंदगी दिया है, तुम्हारे प्रोग्राम में आए या तुम्हारे घर में आए और तुम्हारी वालदा के साथ क्या कुछ कर दिया, इसका हिसाब मैं दूं तो दे दूंगा, बल्कि बिल बता दे. आगे बहुत सख्त हुआ. यानी इनका ये कहना है कि वो कह रहे हैं कि शाम को आपके वालिद साहब टुन होकर पीकर मेरे घर में आते थे. ये पटवारी ज़हनियत कह रही है नजम अली. तो ये पटवारी, ये गिरा हुआ इंसान ये कह रहा है. तो अनीक नाजी साहब ये कह रहे हैं कि वो टुन होकर तेरे घर आते थे, और अगर तू उसका पैसे चाह रहा है तो मैं पैसे दे देता हूं, चूंकि
اب کیا کہنا ناظرین اس کے اوپر بندہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.